नेटवर्क इशू की वजह से पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे थे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वैसे तो 1948 से हमने चालू किया था और 1948 ही हम शायद मेरे ख्याल से ख़त्म कर पाए थे। उसके बाद से नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था तो क्लास नहीं हो पाई थी। तो हम लोग जो है अब उसके आगे दैट इज 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखेंगे कि 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या है और उसमें क्या था। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। एक्चुअली जो 1948 की औद्योगिक नीति वो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। उसका बेस थी वो जो 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट वाज 1951 टू 1956 उसके लिए बेस का काम किया उसने। लेकिन 1954 में सरकार ने समाज के समाजवादी स्वरूप को अपने कट्टर आदर्श के रूप में, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आइडियल के फॉर्म में उसको अपना लिया था। तो इसका मतलब था कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमारी योजनाएं हैं उनमें किस किस चीज को लिया गया, हाई प्रोडक्शन, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इक्वलिटी और इकोनॉमिक पावर का स्प्रेड। इन सब के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो मेन था वो क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको हम अपना वाइड करें, अपने पब्लिक सेक्टर को जितना से जितना ज्यादा हो सकता है हम अपना फैलाएं। तो इस वजह से सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति को संशोधित करने के लिए इसे मतलब कि सोशलिस्टिक रूप देने के लिए सोचा। तो जो 1956 में औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके रेट में हमें और स्पीड लाने की जरूरत है। हमें जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट है उसको, मतलब औद्योगिक विकास की दर, उसको हमें और तेज करने की जरूरत है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, विशेष रूप से जो हैवी इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हमने पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया और एक बड़े और बढ़ते कोऑपरेटिव सेक्टर का निर्माण करना जरूरी हो गया था। अगर हमें ये सब चाहिए था तो हमें बड़े और उसको डेवलप करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट की जरूरत थी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ेगा जो कि हमने कल बताया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो इनकम है, इनकम में जो डिस्पैरिटीज है उसको खत्म किया जाए, इनकम में डिस्पैरिटीज है उसको खत्म किया जाए। एमआरटीपी एक्ट मैंने बताया था, जो निजी एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड पॉलिसी, एमआरटीपी एक्ट था, उसको भी हमें खत्म करना था। उससे क्या एमआरटीपी में क्या था कि ऐसा ना हो कि सारी पावर केवल निजी क्षेत्र में ही चली जाए या किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में चली जाए। तो हमें इसके लिए ऐसे बड़े उद्योगों को स्थापना करने की जरूरत थी जिनसे पब्लिक सेक्टर के, जिनसे गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल करें। तो पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व में उद्योग, इन उद्योगों का भविष्य विकास केवल सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत ही होता। तो इसमें से कुछ शेड्यूल डिसाइड किए गए थे, इसमें से कुछ शेड्यूल से डिसाइड किए गए थे। उसमें से कौन कौन से, एक शेड्यूल बी, एक शेड्यूल सी और एक शेड्यूल ए। शेड्यूल ए बी सी 3 शेड्यूल लिए गए थे। उन 3 शेड्यूल में से पूरा जो है, जो पहला शेड्यूल ए, तो पहला शेड्यूल ए था, उसमें क्या था कि पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व में कुछ उद्योग लिए गए। वो कितने थे, 17 उद्योग ऐसे थे जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और वो कौन कौन से थे, देखिए, पहला हथियार और गोला बारूद, मतलब कि डिफेंस से रिलेटेड सारा। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी,
एटॉमिक एनर्जी मतलब कि परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड सारा सेक्टर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। इसके अलावा आयरन, इस्पात, लोहा और इस्पात का भी सारा सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। इसके अलावा कोयला, कोयले का भी पूरा सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। फिर जो मिनरल ऑयल्स होते हैं, खनिज तेल, इनका भी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। विमान, वायु परिवहन, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो, रेलवे, शिप बिल्डिंग मतलब कि जहाज निर्माण, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, ये ऐसे इंडस्ट्री थी जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ठीक, ये शेड्यूल ए था। इसके अलावा एक शेड्यूल बी बनाया गया जहां पर मिक्स उपक्रम होते थे। मिक्स जो है मतलब कि मिश्रित उपक्रम, जहां पर 12 इंडस्ट्रीज को नॉमिनेट किया गया। 12 इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी में लाई गई। ये कौन कौन सी थी? ये थी एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर, रोड एंड शिप ट्रांसपोर्ट, सिंथेटिक रबर, इलेक्ट्रिसिटी, एंटीबायोटिक और मेडिसिन। ये ऐसे सेक्टर थे जिनमें हमें राज्यों के साथ मिलकर, इसमें क्या था, राज्यों के साथ मिलकर के हमें इनको आगे बढ़ाना था। तो मतलब था कि इन 12 हमने जिन 12 इंडस्ट्री का नाम लिया है, इसमें राज्य तेजी से इन लाइनों में अपने कार्यक्रमों को बढ़ाएगा, और जबकि निजी क्षेत्र को भी सरकार की सहमति व कंट्रोल के नियंत्रण में अपनी इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति देगा। मतलब कि जो निजी क्षेत्र हैं उनको भी सरकार परमिशन देगी कि आप इन सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इसके बाद जितने जो भी बचे थे वो सारे के सारे शेड्यूल सी मतलब कि अनुसूची 3 में डाल दिए गए थे, और वो आपको क्या था, उनको केवल पूरक की भूमिका निभानी थी। इसमें राज्य भी कर सकता था और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता था। तो जो तीसरी शेड्यूल थी, तो जितने भी बाकी के बचे उद्योग थे वो बाकी के बाकी प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। लेकिन अगर राज्य चाहे, मतलब कि स्टेट चाहे कि ये सही है कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करता था। मतलब कि आपको प्राइवेट सेक्टर में परमिशन लेनी है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। और इनमें जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले ये हमने बताए हैं बचे हुए, उसमें भी स्टेट चाहे तो अपना खुद का इंडस्ट्री शुरू कर सकता था। ठीक, तो इस नीति के लिए आवश्यक था कि दोनों, मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों को एक दूसरे की पूरक की भूमिका निभानी है। ठीक, तो इसका मतलब कि किसी भी श्रेणी के तहत जो पब्लिक सेक्टर में जो इकाइयां शुरू करने की निजी क्षेत्र का जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कॉपरेट या हेल्प करने के लिए कहा गया, और जिससे उनका जो कोष है, जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी है, उसको बढ़ाया जा सके, या जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उनको बनाया जा सके। तो इस थर्ड जो सूची है इसमें मोस्टली जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको व्यापक स्तर पर शुरू करने की आवश्यकता हुई, उनको ज़्यादा बड़े लेवल पर, ताकि प्रतिभाओं का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, जो एफिशिएंसी है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। हेलो हेलो, हाँ कौन? रॉन्ग नंबर। तो इस वजह से ये 3 शेड्यूल जारी किए गए थे 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। अब यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये कब लागू हुई थी? 30 अप्रैल 1956 को। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 1956 की पॉलिसी है वो संबंधित थी आपके भारतीय संविधान की आर्थिक व्यवस्था से। तो इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने डिसाइड कर बता दिए हैं, इसको एक बार देख लीजिए। इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन फॉर द मास ऑफ द पीपल, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बढ़ाने का, और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको बेटर करने के लिए। लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब यहाँ पर यह है कि जो लोग गरीब थे उनको कोशिश की गई कि वो लोग बेहतर जिंदगी जी सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा।
आज़ादी के बाद जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी तो उसमें क्या था कि बहुत से ऐसे पुअर पीपल थे जिनका लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं था, और जो पहली पॉलिसी थी तो उसमें केवल उद्योगों पर जोर दिया गया था। तो अब ये था कि उन डिस्पैरिटीज को हटाने के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए उनके वर्किंग कंडीशंस को भी बेटर किया जाए, ये भी इस पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव था। और जो यहाँ पर इनकम डिस्पैरिटी थी, जो इनकम डिस्पैरिटी मतलब कि लोगों के बीच में क्या था कि किसी की इनकम कम, किसी की बहुत ज़्यादा, इसको भी हमें हटाने की जरूरत थी। और जो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली थी, जो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली थी, उसको भी रिड्यूस करने के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया। तो इसी वजह से जो MRTP एक्ट है, मोनोपोलिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसी एक्ट 1956, ये यहाँ पर लगाया गया था ताकि सारी की सारी पावर निजी हाथों में ना जा पाए। लेकिन आज आप कंडीशन देख रहे हैं कि सारा सब कुछ निजी हाथों में ही जा रहा है, सारा लगभग प्राइवेट सेक्टर में ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अपनी अपनी हर जगह इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अपना जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे बनाई जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को डेवलप करना जिससे लोगों को आने जाने और जो इंडस्ट्री जो डेवलप की गई हैं उसमें उनको बेटर हेल्प मिल सके, क्या किसी भी गुड्स या गुड्स को हम यहाँ से वहाँ ले जा सकें। द स्टेट विल प्रोग्रेसिवली एज्यूम ए predominant and direct responsibility for setting up new industrial undertakings and for development transport facility। जो राज्य होते थे ये उनकी जिम्मेदारी होती थी कि अगर कोई नया उद्योग डेवलप हो रहा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड करें। कैसे? ये राज्यों की, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य है और उसमें आपको इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो क्या था कि आपको यहाँ पर आप सरकार से कहेंगे कि हमारे यहाँ पर ये अगर फैसिलिटी देंगे तो हम यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो सरकार वहाँ पर आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखती हुई फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की प्रोवाइड कर सकती थी। ठीक, यही कारण था कि आप जो पहले था तो क्या कानपुर को एशिया का इंडस्ट्री मतलब कि उद्योगों की नगरी कहा जाता था। अब उद्योग नगरी तो मुंबई हो गई है, पहले एशिया का मैनचेस्टर था कानपुर। जितना ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ कानपुर में थी उतनी एशिया में कहीं नहीं थी। आप देखें तो जितने भी कानपुर की मिल हैं अब तो सब बंद पड़ी हैं, कानपुर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी लेकिन धीरे धीरे सब वो खत्म हो गई। अंडरटेक स्टेट ट्रेडिंग ऑन एन इंक्रीजिंग स्केल, अब जो राज्य हैं उनके जो उसके इस ट्रेडिंग है उसको बढ़ाना था हर लेवल पर। राज्यों को जो ट्रेडिंग है, व्यापार को हर लेवल पर बढ़ाना है और इस तरह के प्लान बनाने हैं जिससे उसमें तेजी से ग्रोथ हो पाए। राज्यों को इस तरह से अपनी ट्रेडिंग करना था कि उनकी जो ग्रोथ है ट्रेडिंग की और इंडस्ट्री डेवलपमेंट की ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना था। पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, जो सरकारी क्षेत्र है उसमें सरकार की भूमिका और ज्यादा बढ़ानी थी, ठीक है ना। डिस्पैरिटीज इन लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट रीजन शुड बी प्रोग्रेसिवली रिड्यूस। जो अलग अलग रीजन जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, आपका ईस्ट रीजन, फिर आपके लोकल वाइज लोकल रीजन, डोमेस्टिक में जितने भी डिस्पैरिटीज थी इनको हटाना था जिससे आपकी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में ग्रोथ हो सके। जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, अगर आप देखेंगे कि एक दूसरे से आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, डिस्पैरिटीज रहेंगी, तो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमें ये जो डिस्पैरिटीज के हर तरह की डिस्पैरिटीज के लेवल को हटाना था और जिससे डेवलपमेंट हो सके। ठीक, तो ये था हमारे पास 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब जो अगली पॉलिसी आती है वो है 1973। जो अगली पॉलिसी है वो लागू हुई थी 2 February 1973। अब इसका क्या था कि सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति जो कि फरवरी 1973 में एक घोषणा के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र को गर्व का स्थान देने के अपने उद्देश्य को फिर से पुष्टि की। मतलब अब यहां पर फिर से उन्होंने पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 स्टिल रिमेन्ड वैलिड। अब यहाँ पर जो 1956 की थी वो तो पूरी की पूरी रही, बट सर्टेन स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन हैड क्रेप्ट इन द सिस्टम। यहाँ पर कुछ डिस्टॉर्शन थे जिन्होंने सिस्टम को थोड़ा खराब कर दिया था। यहाँ पर सिस्टम को कुछ खराब कर दिया था। क्या थे?
द न्यू पॉलिसीज वर हेंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिमूविंग डिस्टॉर्शंस। तो जो 1956 की पॉलिसी में कुछ डिस्टॉर्शन थे, तो उनको हटाने के लिए 1973 की पॉलिसी लाई गई। ठीक, अब इसमें क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर ए क्लोजर इंटरेक्शन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपने देखा कि इसमें आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की गई। जो अभी आप ध्यान देना, देखिए किसान लोग जो है कितना वो जो फार्मर बिल है उसके लिए कितना अपोज कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये आप इंडस्ट्री के साथ मिलकर के काम कीजिए, किसान उसको अपोज कर रहे हैं। तो उस समय 1973 में एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को दोनों के बीच में क्लोज लाने की कोशिश की गई। ठीक, अकॉर्डेड टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर को। आप जितना से ज्यादा शक्ति को उत्सर्जित कर सकते हो या एक दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हो, ये उनका प्रायोरिटी बेस था। एंड स्पेशल लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वाज आल्सो प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। इसको हम थोड़ा इस तरह से देख सकते हैं कि जो ये नई नीति लागू हुई थी, तो 1970 की नीति के तहत लाइसेंसिंग नियमों के जो लिबरलाइजेशन था उसको प्राइवेट सेक्टर को करने की, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, तो पब्लिक सेक्टर की तरफ। जो लाइसेंसिंग नियम थे उनके लिबरलाइज करने के लिए उनको पब्लिक सेक्टर की ओर करने की बुनियादी रूप से आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा जो लाइसेंसिंग थी, जो लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसको भी और लिबरल किया गया। पहले क्या था, लाइसेंसिंग की प्रोसेस थोड़ा टफ थी, उसको भी थोड़ा लिबरल किया गया। जैसे आप देखते हैं कि इस समय क्या होता है कि अगर आपके पास ज्यादा कहीं रूल्स या रेगुलेशंस लगा देंगे तो फिर लोग आपसे ज्यादा भागने लगते हैं। तो क्या था, नियमों को, जो लाइसेंस, जैसे आपको कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत थी, तो पहले नियम लाइसेंसिंग के लिए टफ थे, फिर बाद में उनको और लिबरल किया गया। ठीक, तो अगर हम इस तरह से देखें तो उसमें जो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसकी पहली अनुसूची में, कितने 17 इंडस्ट्री थे, उनको बुनियादी और रणनीतिक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वो रिजर्व किए गए। उसको बुनियादी और रणनीतिक उद्योग पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए वो। ठीक, इसके बाद इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट कंपल्सरी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन merely for ensuring the foreign exchange balance of the project would no longer be insisted upon while approving new industrial capacity। अब इसमें क्या था कि मुख्य उद्योगों, ऐसे मुख्य उद्योगों दीर्घकालिक, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए जो एक्सपोर्ट क्षमता वाले उद्योगों के साथ सीधा संबंध रखने वाले उद्योगों को महत्वपूर्ण, बुनियादी और रणनीतिक उद्योगों में गिना गया। जो हमारे पास मुख्य उद्योग थे, ऐसे मुख्य उद्योगों को जो लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट की क्षमता वाले हैं। एक्सपोर्ट की क्षमता मतलब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज से है, एक्सपोर्ट करना है हमें यहाँ पर। तो ऐसे बड़े उद्योग जो लॉन्ग टर्म में, मतलब कि लंबे समय तक एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं, उनको बड़े घराने और अन्य आवेदकों के साथ बुनियादी और महत्वपूर्ण, उनको मतलब कि उनको कई फैसिलिटी दी गई। आप ये कह सकते हैं कि उनको कई फैसिलिटी दी गई। आप जैसे कह सकते हैं टाटा ग्रुप है, ये जो है उस समय के बड़े घराने थे, टाटा ग्रुप हो गए, फिर जेके वाले ग्रुप हो गए, ये सब जो है बड़े घराने, ठीक है ना। तो पहले बड़े घराने को किसको कहा जाता था, पहले बड़े जो 1956 और उसके 48 थे, तो उसमें था कि जिनके पास 35 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति के रूप में है। बड़े घराने वो थे जो 35 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है, उनको बड़े घराने कहा जाता था। लेकिन 1973 की पॉलिसी में ये कहा गया कि जिनके पास 20 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है उनको बड़े घराने कहा जाएगा। ठीक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और हाँ, एक चीज और, इसमें से मशीनरी और उपकरणों के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जुड़े जो स्मॉल इंडस्ट्री थी उसके लिए 7.5 लाख और उससे जुड़े इंडस्ट्री के लिए लगभग 10 लाख रुपए जारी किए गए थे। जो 1973 की पॉलिसी थी उसमें मशीनी उपकरणों से जुड़े और उसमें से इन्वेस्टमेंट से जुड़े
जितने लघु उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके लिए 7.5 लाख और 10 लाख रुपए उसमें जारी किए गए, जिससे इनके प्रदर्शन में मतलब इनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक। और इसके अलावा कुछ ऐसे संयुक्त क्षेत्र जिसमें निजी उद्योग को पब्लिक सेक्टर करने के लिए फाइनेंशियल एड दिया था। मतलब कि कुछ ऐसे निजी उद्योग थे, उनको फाइनेंशियल वित्तीय सहायता दे करके, फाइनेंशियल एड दे करके हमने उसको क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और ये कब होगा, ये केवल अनुमति तभी दी जाएगी जब राज्य को उद्यम के प्रबंधन में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब कि जब राज्य के पास पावर होगी, मतलब स्टेट हैज द पावर टू कंट्रोल दैट इंडस्ट्री व्हिच हैज टू कन्वर्टेड इन द पब्लिक सेक्टर। राज्य के पास उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने की पावर होगी। ठीक। अब देखिए, तो ये था हमारे पास 1973 की पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव और उसकी कुछ विशेषताएं। अब बात करते हैं हम 1973 के बाद जो अगली उद्योग आई थी, दैट इज 1977। 1977 में दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज लॉन्च इन December 23, 1977। ये 23 दिसंबर 1977 को लागू हुई थी। इसके हाइलाइट्स क्या थे? अब इसकी हाइलाइट थी, हाइलाइट्स ऑन प्रोड्यूसिंग इनपुट्स needed by a large number of smaller units and making adequate marketing arrangement। इसके बारे में थोड़ा सा और इसका बेसिक जान लेते हैं। इंडस्ट्री 1977 में शायद जनता सरकार आई थी, जनता सरकार आई थी, तो इन्होंने अपनी एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। देश की राजनीतिक पार्टियां जो जनता पार्टी बनाने के लिए एक साथ आई थी, केंद्र की क्रमिक सरकारों द्वारा इस नीति के बाद, उपलब्धि के बाद से औद्योगिक नीति के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना। 1977 में जो जनता सरकार थी ना, उसने ये चीज जारी किया था। और उसने किस पर ज्यादा जोर दिया? उसने जोर दिया था इसमें एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पर जोर देने वाले आर्थिक दर्शन के साथ लघु उद्योग को ज्यादा जोर दिया था। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, to boost the development of small scale industry, the investment limit in the case of teeny units was enhanced to rupees 2 lakh of a small scale unit to 20 lakh and of ancillaries to rupees 25 lakh। मतलब कि जो टीनी मतलब जो छोटे उद्योग थे, उनको और बढ़ाने के लिए उनको 2 लाख बढ़ा दिया गया, और जो स्मॉल उद्योग थे, लघु, उनको 20 लाख, और एंसिलरीज जो होती हैं उनके लिए 25 लाख। ये उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इतनी घोषणा की। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी एम टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी of the exploitation of alternative sources of energy would be given special assistance including finance on concessional terms। अब अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनर्जी के लिए आप एनर्जी के कुछ दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज का आप इस्तेमाल करिए। पहले क्या था, कोयले से बिजली बनती थी। अगर आपके अलावा किसी और सोर्स से एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं तो आपको उसके लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती थी, उसमें आपको अतिरिक्त सहायता दी जाती थी और आपको उसमें छूट भी मिलती थी, आपको उसमें छूट भी मिलती थी। ठीक है ना। तो इसमें और क्या हुआ था, जो 1977 की नई औद्योगिक नीति को इन विकृतियों को जो उसमें कुछ करप्ट थे उनको दूर करने के लिए कहा गया। अब अगर देखा जाए तो इसमें उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का अधिकतमकरण था। मतलब कि जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन को आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें कर सकते हैं, उतना ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए। मानव और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मतलब कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल मतलब कि आप इनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एकाधिकार और एकाग्रता आर्थिक शक्ति की रोकथाम, मतलब कि मोनोपोली को रोकने की कोशिश की गई, मोनोपोली की रोकने की कोशिश की गई। इसके साथ ही
सामाजिक जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए अधिक से अधिक संवेदनशील बनने के लिए इंडस्ट्री को और इंस्पायर करना था। मतलब कि आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है, आप जब जॉब करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। तो इन सब जो बेनिफिट्स हैं इनको इक्वली रूप से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए तो जो टीनी सेक्टर, मतलब कि जब बिल्कुल छोटे थे, टीनी सेक्टर के रुपए तक, इसमें 50,000 तक के रुपए, 50,000 से 1 लाख तक के निवेश के लिए इसमें रखा गया है। इसमें जो टीनी सेक्टर थे उसमें 50,000 से कम आबादी वाले शहरों में 1 लाख रुपए तक के निवेश का इकाई के लिए लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। तो इसमें कई ऐसे थे जैसे जिला उद्योग, बड़े उद्योगों की प्रतिबंधित भूमिका और बड़े उद्योगों के लाइसेंसों का विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रबंधन का व्यवसायीकरण, ये सारे सके सारे इसका ऑब्जेक्टिव थे आपके 1977 के लिए। जैसे जिला उद्योग में क्या था, केंद्रों की स्थापना छोटे क्षेत्र के विकास की केंद्र बिंदु के रूप में की गई थी। केंद्रों की स्थापना छोटे क्षेत्र के विकास के केंद्र बिंदु के रूप में। मान लीजिए कि जैसे आपने कोई एक इंडस्ट्री लगाई है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये था कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को डेवलप करेंगे। आप उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को डेवलप करेंगे कैसे, जिससे कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वहाँ पर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग विंग स्थापित किया गया, लोगों को निगरानी कर सकें और वहाँ पर लोगों को बेटर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकें, ठीक। इसके अलावा खादी उद्योग को भी आपको उन्होंने इस समय इसमें डाला था। द नेक्स्ट वन इज, अब इसके बाद जो पॉलिसी आती है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ जुलाई 1980। आपके 1977 के बाद अगली औद्योगिक नीति 1980 की। एक्चुअली केंद्र में जनता सरकार के पतन ने अंततः एक नया संसदीय चुनाव लाया। 1980 में एक नया चुनाव आया, जनता सरकार जो है इसमें हट गई थी 1980 में। किसकी सरकार आई थी, अगर आपको याद हो तो इंदिरा गांधी की। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मतदान किया और श्रीमती इंदिरा गांधी के तहत एक नई सरकार 1980 में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित की गई, ठीक। तो नई सरकार ने 23 जुलाई 1980 को अपनी संशोधित इंडस्ट्री पॉलिसी को डिक्लेयर किया। 23 जुलाई 1980 को नई इंडस्ट्री पॉलिसी को डिक्लेयर किया। तो इस इंडस्ट्री पॉलिसी में क्या था, इस नीति ने इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकोनॉमिक जस्टिस के लिए एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक जस्टिस को डिसाइड करने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है ना, टूल के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें औद्योगिक उत्पादन में अड़चनों को दूर करने और आने वाले दशकों में तेजी से विकास के लिए एक कैटालिसिस के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से जो व्यवहारिक नीतियों के एक सेट का घोषणा किया, ठीक। औद्योगिक नीति ने उचित मूल्य, मतलब कि सही रेट और अधिक रोजगार और उच्च प्रति व्यक्ति आय पर वस्तुओं की बढ़ती अवेलेबिलिटी और उसके मीडियम से जो आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ पर देखिएगा 1980 के मेजर ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसमें स्थापित क्षमता का जितना था इष्टतम उपयोग किया जा सके। दूसरा, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी, उत्पादन का अधिकतमकरण और उच्च उत्पादकता और उच्च रोजगार सृजन को स्थापित करना। हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उच्च रोजगार को स्थापित करना। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, मतलब कि आपको जो आयात और निर्यात से रिलेटेड इंडस्ट्री है उनको ज्यादा प्रमोट करना। जो आप इस तरह की इंडस्ट्री को डेवलप करें जो विदेशों में भी अपना माल भेज सकें। आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो कि आप विदेशों में भी अपने माल को भेज सकें, ठीक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विद हाई प्राइसेस एंड बैड क्वालिटी, आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप मतलब कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट उसमें खूब ज्यादा पैसा लेकर के अपने कस्टमर को दे दें। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1980 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1980 में, अगर आप पढ़े हो तो दिया होगा। करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, जो क्षेत्रीय असंतुलन था उसको भी दूर किया गया।
स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर बेस थ्रू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड प्रमोशन ऑफ ऑप्टिमम इंटर सेक्टोरल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या था कि अब हमने ऐसी इंडस्ट्रीज मतलब कि कृषि आधारित उद्योगों के लिए ज्यादा हमने उनको प्रमोट किया, ऐसी इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप किया जो कृषि आधारित हों। कृषि आधार को मजबूत करने के लिए हमने कृषि आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। ठीक, इसके अलावा जो हमारे पास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटी लेकिन बढ़ती इकाइयों में उनको व्यापक रूप से फैले हुए निवेश और रिटर्न के समान प्रसार के साथ आर्थिक संवाद को भी बढ़ावा दिया। जो छोटे शहर होते हैं ना, उनमें जो छोटी छोटी इकाई, छोटे छोटे इंडस्ट्री फैक्ट्री डाल देते हैं, उनको भी बढ़ावा दिया और हमने कहा कि उसमें निवेश कीजिए और उसमें से अच्छा आप प्रॉफिट लीजिए। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की कुछ ऑब्जेक्टिव थे। ठीक, इसके अलावा इसमें कुछ और भी था, जैसे अनधिकृत अतिरिक्त क्षमता का नियमितीकरण। मतलब कि नीति यह मानती है कि निजी क्षेत्र में स्थापित अनधिकृत अतिरिक्त क्षमता को नियमित करना आवश्यक है। मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कई उद्योगों में उत्पादन क्षमता को आधुनिकीकरण, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका मॉडर्नाइजेशन और उसमें टेक्नोलॉजिकल करेक्शन आदि, ये सब मतलब कि ये सब आपको प्रोवाइड करना है, जिससे अधिक से अधिक इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके और जो आपकी लाइसेंसिंग की सीमा उसको भी खत्म करके उसको जल्दी से जल्दी किया जा सके। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह की क्षमताओं को छोटे क्षेत्र की आरक्षित सूची में जो आइटम थे वो सिलेक्टेड टू कौन से मान्यता और नियमित किया जाएगा। कौन कौन से? तेल ड्रिलिंग, बिजली के सामान, पंप, साइकिल, पंखे, बैटरी आदि कई उद्योगों में से एक है जो इस नियमितीकरण से लाभान्वित हुए। इस नीति में हाँ एक चीज और, इसमें जो आपकी सिक इंडस्ट्री थी, जो सिक इंडस्ट्री थी तो जनहित मतलब लोगों के बेनिफिट के लिए यह भी किया गया कि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए और उनमें जो मैनेजमेंट कुछ डिफेक्टिव था उनको हटा करके उनको सही से चलाया जा सके, उनको हेल्दी बनाया जाए। जो सिक इंडस्ट्री थी ना, जिनको रुग्ण इकाई बोलते हैं, रुग्ण बिजनेस यूनिट, रुग्ण इकाई, उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेकर के उनको सही से चलाने की कोशिश की। ठीक, तो ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी जुलाई 1980। अब जो 1991 ये सबसे मेन पॉलिसी है जो अभी तक चल रही है और आप ये मान के चलें कि कहने को तो 1910-11 से नई पॉलिसी आ गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्रांति आई है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। 1991 की पॉलिसी ऐसी है जो औद्योगिक क्रांति लाई है। इसमें एक कॉन्सेप्ट चला है एलपीजी का। एलपीजी का कॉन्सेप्ट इस औद्योगिक नीति में लाया गया। एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का मतलब वहां आपका गैस सिलेंडर से नहीं है, ठीक है ना। तो इन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है उसमें गवर्नमेंट इज प्लेस्ड टू लॉन्चिंग ए री इनवाइगोरेटेड स्ट्रगल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए सरकार ने काफी स्ट्रगल किया। टू एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू बिल्ड ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक प्रॉस्परस एंड फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया। सामाजिक आर्थिक न्याय, गरीबी को हटाना, बेरोजगारी को हटाना, एक आधुनिक भारत को बनाना, प्रजातांत्रिक, सामाजिक, सुदृढ़ और भविष्य के भारत का निर्माण करना। जो ये पॉलिसी थी उसका ये मेन एम था। जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसका मेन एम क्या था कि सामाजिक आर्थिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी का हटाना, इसके साथ आधुनिकीकरण, प्रजातांत्रिक, सामाजिक, सुदृढ़ और भविष्य के भारत का निर्माण करना था। ठीक, such a society can be built if India grows as part of the world economy and not in isolation।
तो हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना था जिसमें इंडिया एज ए वर्ल्ड ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि संसार की महत्वपूर्ण इकोनॉमी, आर्थिक आर्थिक कंट्रीज में से एक हो, न कि अपना एक अकेला लेकर के चले, अकेले नहीं। वो इस तरह से हमें निर्माण करना था कि इंडिया विश्व की जो श्रेष्ठतम इकोनॉमी है उनमें से एक हो और बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक हो। So, while government will continue to follow the policy of self-reliance, while government will continue to follow the policy of self-reliance, there would be greater emphasis placed on building up our ability to for import through on our foreign exchange. तो उसमें क्या किया गया कि हमें इसमें विदेशी सहयोग की जरूरत पड़ी और विदेशी निवेश की। अब कैसे? टेक्नोलॉजी के प्रभावी प्रवाह के लिए जो पॉलिसी इक्विटी के संदर्भ में 40% तक निवेश के लिए स्वतः मंजूरी प्रदान करती है, जो विदेशी निवेश है। और इस तरह के प्रस्तावों में भी आयातित पूंजी मतलब कि इंपोर्टेड कैपिटल वस्तुओं का भूमूल संयंत्र और मशीनरी के मूल्य का 30% अधिक नहीं होना चाहिए, 30% अधिक नहीं होना चाहिए। हमें इसमें जो फॉरेन से हमने हेल्प लिया, इस सरकार ने उद्यमियों को संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन के बिना, देखिए उद्यमियों से संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन के बिना प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी हस्तांतरण समझौतों को समाप्त करने की स्वतंत्रता दी थी। मतलब कि जो पहले लाइसेंस लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वो खत्म कर दिया। पहले क्या था कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो अधिकारियों के चक्कर लगाइए, लाइसेंस के लिए उनको पैसा दीजिए, घूस खिलाइए, ये सब होता था, ठीक है ना। तो अब जब ये जो पॉलिसी बनी तो उसमें क्या कहा गया कि इसमें संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन के बिना अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको किसी भी अधिकारी के परमिशन की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें थी। इसमें क्या था? हालांकि ये इस शर्त के अधीन होगा कि रॉयल्टी का भुगतान घरेलू बिक्री पर 5% और निर्यात पर 8% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो रॉयल्टी होगी, जब वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें जो रॉयल्टी होगी वो अगर डोमेस्टिक आप सेल करते हैं तो उसमें 5% और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 8%, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। यदि हालांकि एक मुश्त भुगतान टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट में शामिल है, ये जो एक मुश्त आप जो पे करेंगे वो टेक्नोलॉजी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें ये शामिल होगा। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट का जब ट्रांसफर का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मान लीजिए आपके पास कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो आपके पास नहीं है और आप उसको फॉरेन से मंगाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कोई भी मतलब की रॉयल्टी है वो 8% होगी और वो उसी में इंक्लूड होगी, ठीक है ना। और इस संबंध में जितने भी डिसीजन होंगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट को 30 दिन के अंदर सब पूरे हो जाने चाहिए। उद्यमी को इस संबंध में निर्णय 30 दिन के अंदर देना होगा, ठीक। तो ये था हमारे पास कुछ डिसीजन। आगे, गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिटेड टू डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इट्स अपग्रेडेशन टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको वर्ल्ड लेवल की करना, जो टेक्नोलॉजी है उसको वर्ल्ड लेवल की करना, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाना, जो हमारे पास जितनी भी कैपेबिलिटी है उसका हम सही से सही इस्तेमाल कर सकें। डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज, जितनी भी हमारे पास क्षमताएं हैं उनका हमें सही से सही इस्तेमाल करना, ठीक। किस क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, और एज वेल एज जो वर्ल्ड लेवल के अपग्रेडेशन है उस लिए भी, ठीक। गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू परस्यू ए साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क encompassing encouragement of entrepreneurship। गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये कि आपको अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, आप खुद लोगों को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर करना, उनको इनकरेज करना। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी
थ्रू इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे? आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी, आप कोई नई तकनीक लाइए। जैसे अगर उस समय क्या था कि अगर आप कोई नई टेक्निक, वो अभी भी है वही, क्योंकि वो वही पॉलिसी अभी भी बेस वही फॉलो किया जा रहा है। अगर आप इस समय कोई भी न्यू चीज या न्यू आइडिया डेवलप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको उसमें हेल्प करेगी। जैसे इस समय क्या ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके पास कोई आइडिया या कोई ऐसा चीज डेवलप किए हैं जो सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, तो गवर्नमेंट आपको उसमें हेल्प करती है इन द फाइनेंशियल एड, और आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए। ठीक है। द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री विल बी एक्टिवली प्रमोटेड थ्रू एप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स, इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो औद्योगिकरण है, उसको पिछड़े देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें प्रमोट किया जाएगा। औद्योगिकरण को देश के पिछड़े क्षेत्रों में प्रमोट किया जाएगा। कैसे? वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। जैसे मान लीजिए किसी गांव में बंजर जमीन है, वहां पर आप उसको औद्योगिकरण के लिए आप कर सकते हैं। ठीक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन will be welcomed to obtain higher technology to increase export and expand the production base। अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करना चाहता है तो उसका स्वागत होगा, वो भी कैसी? हायर टेक्नोलॉजी। अगर हमारे यहाँ कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करना चाहता है, मतलब कि दोनों का सहयोग, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन सहयोग हो, या आप कोई हायर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, या आप अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हो, या आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो सरकार आपका तहे दिल से स्वागत करेगी और उसमें आपको हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक। लेबर विल बी मेड एन इक्वल पार्टनर इन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो आपके विकास को सुदृढ़ करने के लिए जो लेबर यहाँ पर मजदूर से रिलेटेड जो आपका वर्क फोर्स है, वो उसमें बराबर की हिस्सेदार होगी। आपके इंडस्ट्री के प्रोग्रेस को सुदृढ़ करने के लिए जो आपके लेबर हैं वो उसमें बराबर की हकदार होगी। इसीलिए बाद में फिर ये ट्रेड यूनियन लीडर और ये कई तरह की यूनियन जो है ये बनना चालू हो गई हैं। ठीक है ना, जो है आपके लेबर के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ऐसी बहुत सी यूनियन हैं जो लेबर वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ठीक। इसके बाद वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट विल बी प्रमोटेड। अगर आपके यहाँ काम करने वाले कोई ऐसी नॉलेज रखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। मान लीजिए कोई एक वर्कर है और उसके पास अच्छी नॉलेज है या उसके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आपकी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट होता है तो आप उसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप उसको और इंस्पायर करेंगे कि आप और अच्छे ऐसे आइडिया लाइए और उसको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नीड टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड इंश्योर द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमें यहाँ पर जो एनवायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। देखिए, जब अब जो है ग्लोबलाइजेशन का जितना खतरा बढ़ रहा है वो पहले उतना नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1991 में, उसमें उसी समय एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। अब देखिए क्या होता है, अब ग्लोबल समिट होती हैं, काय के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब एनवायरमेंट से रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए वर्ल्ड लेवल पर समिट होती हैं कि हमको कैसे भी हो इस एनवायरमेंट को सही रखना है। समिट होती रहती है, अब देखिए उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। ठीक। तो उस पॉलिसी में हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका एफिशिएंट इस्तेमाल करना है। हमें अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि पूरा उनको निचोड़ के रख दिया जाए। आप देख लें, यही कारण है कि जब ये लाया गया था तो अब हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका इतना खराब इस्तेमाल किया गया कि अब हम लोग एनवायरनमेंट के लिए कितना सचेत हो रहे हैं। कैसे? जंगलों को काट करके साफ कर दिया गया। तो देखिए बारिश का मौसम भी बेमौसम होता है, ठंड भी आगे पीछे होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, गर्मी भी कितनी ज़्यादा पड़ने लगी। इसके अलावा
जो आपका ग्राउंड वाटर है आपने उसका कितना एक्सप्लॉइट किया। पहले जो आपने देखा होगा, अगर मम्मी पापा से आपने ये सुने, तो जो पहले ग्राउंड वाटर आपको 40 फीट 50 फीट पर मिल जाता था, अब 250 फीट भी चले जाएं तो भी जरूरी नहीं है कि आपको वाटर मिल जाए। तो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका आपको सही इस्तेमाल करना है। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने क्या रूल लगा दिया कि आप घर में अब समर्सिबल पंप नहीं लगा सकते हैं। वो भले ही कि आपके घर में लगा हो तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे घर में तो लगा है, लेकिन अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है ना, समर्सिबल लगाना अब बैन हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मेंटेन सस्टेन्ड ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अब हमको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर प्रतिस्पर्धा करनी है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ को सस्टेन रखना है। मतलब कि जो अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उसको हमें बराबर मेंटेन बनाए रखना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन करना है। अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो हमें और जनरेट करना है, और जो हो चुका है उसको भी मेंटेन रखना है, और हमें अपना कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज करना है। हमें अपने कंपटीशन को इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज करना है। ठीक, इसके अलावा इन परस्यूट ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू टेक ए सीरीज ऑफ इनिशिएटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसीज रिलेटिंग टू द फॉलोइंग एरियाज। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीसरा फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट FTA, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, MRTP एक्ट। ये कुछ ऐसे हैं जो इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, उसके अलावा भी और ये पॉलिसीज बनी हुई हैं जो हमारी इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की देन है। ठीक है ना। तो ये हमारा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा LPG का है। वैसे यहाँ से तो हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ये खत्म हो गया है, लेकिन जो अभी करंट में जितना भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का है, जरूरत पड़ी तो उसका एक लेक्चर और लिया जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। नाउ इफ समवन हैज एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क नाउ। अब अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है।